तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के बिल्कुल एक नए एपिसोड में। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जिन्वू और थॉमस के बीच में बहुत भयंकर लड़ाई हो रही होती है, जिसमें कि जिन्वू जीत जाता है। और अब आगे और इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जिन्वू अब उस इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग में पहुंच चुका होता है। और यहाँ पर जैसे ही जिन्वू उस रूम के अंदर एंटर होता है, सब लोग बस उसे ही घूरे जा रहे होते हैं। और यहाँ पर जिन्वू अपने चेयर को घिसका कर उस पर बैठने लगता है और सब लोग का नज़रिया उसे देखने का बिल्कुल बदल चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर एक दिन पहले ही उसने अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर थॉमस आंद्रे को हराया होता है। सभी लोग सोच रहे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं, वो थॉमस आंद्रे जिसे कोई छू भी नहीं सकता था, उसे इसने बड़ी आसानी से हरा दिया है। और यहाँ पर जिन्वू अपनी जगह पर बैठ जाता है। तभी यहाँ पर हमें बाकी के हंटर्स दिखाए जाते हैं, जो कि लिटरली सच में बहुत ज़्यादा हंटर्स आए हुए होते हैं। तभी यहाँ पर पीछे से एक डॉक्टर की एंट्री होती है, और ये डॉक्टर है या पता नहीं साइंटिस्ट, देखने तो साइंटिस्ट लग रहा है। और वो सबको बोलता है, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर ब्लेजर और मैं तुम सबको एक खास बात बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम सबको तो ये बात पता ही होगी कि बहुत सारे गेट जल्दी जल्दी ओपन हो रहे हैं और उसमें से बहुत ज़्यादा बीस निकल रहे हैं, लेकिन सबसे अलग बात तो ये है, आसमान में एक जगह पे बहुत ज़्यादा ही माना एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो रही है, और पता नहीं क्यों वहीं पर वो एब्जॉर्ब भी हो रही है। हम में से किसी को भी नहीं पता कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है और सडनली इतनी चीज़ें बढ़ क्यों गई हैं। और मैं साथ ही में तुम सभी लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, और वो वहाँ पर मैप ओपन कर देते हैं। साथ ही में वहाँ पर कुछ कंट्रीज़ के बारे में दिखाने लगते हैं और बोलते हैं, ये रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, इन कंट्री में से बहुत ज़्यादा ही माना एनर्जी निकल रही है, और सबसे ज़्यादा माना एनर्जी तो कोरिया से आ रही है। और यहाँ पर सभी लोग कोरिया का नाम सुनते ही सांग जिन्वू को देखने लग जाते हैं और सोचने लगते हैं, कहीं ये चीज़ें इसकी वजह से तो नहीं हो रही है। जिसपे कि यहाँ पर वो डॉक्टर बोलता है, आप सभी लोग सांग जिन्वू की तरफ देखना बंद कर दे, उसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर वो ऐसा कर पाता तब तो बात ही कुछ अलग थी। और यहाँ पर जिन्वू सोच रहा होता है, ये टोटल 9 डॉट्स हैं, तो 9 डॉट्स का मतलब कहीं ये 9 मोनार से रिलेटेड तो नहीं है। तभी यहाँ पर पीछे से ब्यूरो के चेयरमैन आकर वहाँ पर डॉक्टर से कहते हैं, क्या आपका ख़त्म हो गया है, तो मुझे कुछ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। और वो वहाँ पर आते ही सभी लोगों से कहता है, मुझे आप सभी लोगों के साथ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करनी थी। मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले क्रिस्टोफर रीड की मौत हो गई है। और ये बात सुन के रहता हूँ वहाँ पर सभी लोगों के पैरों से ज़मीन निकल जाती है। सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। वो सभी लोग घबराए हुए आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक नेशनल लेवल को हंटर को मारना तो दूर, उसको तो छूना भी इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। आखिर उसको क्यों किसी ने मारा और कैसे मारा। तभी वो सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या जो नए अवेकन हंटर्स आ रहे हैं वो नेशनल लेवल को भी सरपास कर सकते हैं। और तभी वो दोबारा से सांग जिन्वू को घूरने लग जाते हैं, और यहाँ पर जिन्वू भी बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। यहाँ पर चेयरमैन कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, क्रिस्टोफर रीड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी आने वाली है, शायद कल तक आ जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, हम एक अर्ली कंक्लूजन पे निकले हैं। हमारे अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक सस्पेक्ट है जो ऐसा कर सकता है। और यहाँ पर जिन्वू बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने पावर को रिलीज करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है क्या होने वाला है। तभी यहाँ पर उसके डैड की फोटो दिखाई जाती है और बोला जाता है, ये सस्पेक्ट एस, जिसपे कि सभी लोग सोचने लगते हैं, ये तो सांग जिन्वू की तरह दिख रहा है। साथ ही में वो लोग सभी लोग यहाँ पर जिन्वू की तरफ देखने से भी डर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जिन्वू की बॉडी में से बहुत ज़्यादा ही माना रिलीज हो रही होती है। और सभी को लग रहा होता है कहीं हम उसकी तरफ देखेंगे तो वो हमें मार ना दे, क्योंकि सभी एशियंस का फेस लगभग एक ही तरीके से तो दिखता है। और यहाँ पर जिन्वू को गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर मेरे डैड के साथ ही ऐसा क्यों होना था। तभी उसे यहाँ पर कामिश की बात याद आती है, वो रूलर्स वाली, कि दुनिया में 5 ऐसे लोग हैं जिनके पास रूलर्स की पावर है, और आखिर मेरे डैड के साथ ही ऐसा क्यों होना था। तभी यहाँ पर चेयरमैन अपने बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, हमें यहाँ पर सस्पेक्ट एस एक ए रैंक के टेंजन में से मिला था, और वो पता नहीं कैसे 10 साल तक वहाँ पर जिंदा था। और वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने हांग डांसुक, जो कि एक एस रैंक का हंटर है, उसको बहुत बुरी तरीके से कुछ सेकेंडों में ही मार दिया था। और यहाँ पर चेयरमैन उसी फाइट की क्लिप चलाने लगते हैं। तभी जिन्वू कुछ नोटिस करता है, वहाँ पर वो सभी लोग कुछ क्लिप्स देख रहे होते हैं उस फाइट की। तभी यहाँ पर हान डांग सुक के साथ वाली फाइट में वहाँ पर जिन्वू नोटिस करता है कि उसके डैड कुछ बोल रहे होते हैं डांसुक से। वो उससे बोलते हैं कि अगर तुम दोबारा कोरिया में आए तो तुम्हें अपने मौत के बाद भी शांति नहीं मिलेगी, तुम्हारी आंखें तो खुली रहेंगी लेकिन तुम मर जाओगे। लेकिन ये बातें सुनकर जिन्वू सोच रहा होता है, ये मेरे डैड ही हैं, अगर ये कोई बीस्ट होता तो वो ऐसी बातें क्यों करता।
तभी यहाँ पर जिन्वू हान डांसुक के शैडो को बाहर निकालता है, ग्रीड को बाहर निकालता है और उससे बोलता है तुम मुझे हकीकत बताओ। जिसपे कि यहाँ पर ग्रीड उससे बोलता है ये बंदा कोई बीस्ट नहीं है, ये बल्कि तो आपके डैड ही हैं और ये बात मैं पूरी दावे से कह सकता हूँ। जिसपे कि यहाँ पर जिन्वू को भी विश्वास हो जाता है और वहाँ पे कुछ लोग उस चेयरमैन से बोल रहे होते हैं कि आखिर कैसा सबूत, कोई सबूत है कि ये बंदा बीस्ट है। जिसपे कि चेयरमैन बोलते हैं उसका माना कोई हंटर जैसा नहीं है बल्कि बीस्ट जैसा है। तभी यहाँ पर एक बंदा बोलता है मेरी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग तो इस बंदे ने क्लेम करा था कि ये कोई इंसान है और ये गलती से टेंशन के अंदर फंस गया था। जिसपे कि यहाँ पर चेयरमैन बोलते हैं हाँ उसने क्लेम तो करा था लेकिन हमें उसकी बात पे विश्वास नहीं है। और ऐसे ही करके वहाँ पर सभी लोग इन वो क्वेश्चन पूछने लगते हैं और उसमें से एक बंदा क्वेश्चन पूछता है क्या आप कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे इसके बारे में। जिसपे कि यहाँ पर चेयरमैन बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि इसका रिलेशन कोई खास लोग के साथ है और मैं उसको ऐसे पब्लिकली नहीं बता सकता हूँ। और ऐसा बोल के वो जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर किसी की आवाज़ आती है रुको, क्या तुम्हें सच में लगता है जब तक तुम पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाओगे हम उसे ढूंढ लेंगे। चलो मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, क्या उसका रिलेशनशिप सांग जिन्वू के साथ है और ये बंदा कोई और नहीं चाइना का नेशनल लेवल का हंटर लियू होता है। जिसपे कि यहाँ पर चेयरमैन बोलते हैं अब तुमने गैस कर लिया है और एक नेशनल लेवल के हंटर ने क्वेश्चन पूछा है तो मुझे जवाब तो देना ही होगा। आप बिल्कुल सही हैं, उसका रिलेशन सांग जिन्वू के साथ ही है। और यहाँ पे चेयरमैन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं इन्वेस्टिगेशन के टाइम हमें पता चला था कि वो जिन्वू के डैड ही हैं। जिसपे कि सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं और उन्हें घूरने लगते हैं। और यहाँ पर लियो जिन्वू से बोलता है जिन्वू तुम आखिर क्या कहना चाहोगे इस बारे में, हाँ मुझे बताओ तुम क्या करोगे जब सभी हंटर उन्हें मारने के लिए जाएंगे। जिसपे कि जिन्वू बड़े गुस्से में आ जाता है और बोलने लगता है ये बड़ी नेचुरल चीज़ है कि हंटर किसी बीस्ट का हंट करे, लेकिन तुम सब लोग एक बात बड़ी ध्यान से सुन लो, अगर वो सच में कोई बीस्ट हुआ तो फिर मैं उसे अपनी हाथों से मारूंगा, लेकिन रियली में अगर वो मेरे डैड हुए तो तुम सब लोग भूल जाना कि तुम उन्हें छू भी पाओगे। अगर तुम उनके नज़दीक भी आए तो मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। मैं पूरी दुनिया के अगेंस्ट चले जाऊंगा और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं पूरी दुनिया के एक एक हंटर को मार दूंगा। और बस तभी यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस कॉन्फ्रेंस के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एडम और जिन्वू बाहर जा रहे होते हैं। और एडम जिन्वू से बोलता है क्या तुम सच में वहाँ पर सीरियस थे जो तुमने वहाँ पर बातें कही। जिसपे कि यहाँ पर जिन्वू बोलता है हाँ बिल्कुल। और एडम वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने ये सब बोला है। वहाँ पे कुछ 500 टॉप रैंक के हंटर थे और उन सबको तुमने धमकी दे दिया है। तुम्हें पता है तुम्हारे अलावा एक और हंटर है जो ऐसा कर सकता था वहाँ पर। जिसपे कि जिन्वू बोलता है कौन है वो, मुझे नाम बताओ। जिसपे कि एडम बोलता है और कोई नहीं बल्कि थॉमस आंद्रे जो कि अभी हॉस्पिटल में लेटा हुआ है। और तभी वहाँ पर जिन्वू थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने से लियू आ रहा होता है जो कि चाइना का नेशनल लेवल का हंटर होता है। और उसको देखकर यहाँ पर जिन्वू थोड़ा सा शॉक हो जाता है, वो सोच रहा होता है आखिर ये यहाँ पर क्यों आ रहा है। तभी वहाँ पर लियू उसके सामने आ जाता है और कुछ बोलने लगता है लेकिन जिन्वू को उसकी कुछ बात समझ नहीं आ रही होती है। और यहाँ पर जिन्वू को लियू की एक भी बात समझ नहीं आ रही होती है। जिसपे कि यहाँ पर एडम उसे ट्रांसलेट करने लगता है। जिसपे कि जिन्वू उसके शौक में आते हुए बोलता है तुमको चाइनीज़ भी आती है। जिसपे कि एडम बोलता है मैं एक एशिया एसोसिएशन का मैनेजर हूँ, तो आपको क्या लगता है मुझे कितनी भाषा आनी चाहिए। लगभग मुझे सारी भाषा आती है और मुझे उसमें फ्लुएंट भी होना चाहिए, तभी तो मैं सभी लोगों से बात कर पाऊंगा। यहाँ पर जिन्वू बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और कहता है अच्छा ठीक है तो तुम मेरे लिए क्या इसे ट्रांसलेट करोगे। और यहाँ पर लियू सारी बातें बोलने लगता है और एडम उसे ट्रांसलेट करने लगता है और बोलता है लियू बोल रहा है कि उसे नदी के किनारे वहाँ पर चाइना के ओशियन में एक जाइंट मिला था और उसे मारने में थोड़ी मुश्किल हुई थी क्योंकि वो पानी के अंदर था। और उसने देखा है टीवी पे कि आपने बहुत सारे जाइंटों को, लगभग सभी जाइंट को अकेले ही मारा था। इसी वजह से वो आपसे बहुत दिनों से मिलना चाह रहा था लेकिन उसे टाइम नहीं मिल पा रहा था। जिसपे कि यहाँ पर जिन्वू सोच रहा होता है मैंने तो सोचा था ये बहुत ही एरोगेंट और एक एटीट्यूड वाला बंदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और तभी वहाँ पर वो जिन्वू से हैंड शेक करने लगता है और कुछ बोलता है जिसे कि एडम ट्रांसलेट नहीं करता है। वो कुछ शौक में होता है और जिन्वू से कहता है उसने जाते वक्त मुझसे क्या कहा था। यहाँ पर एडम घबराते हुए बोलता है उसने जाते वक्त बोला था बहुत अच्छा होगा कि अगर वो सस्पेक्ट एस तुम्हारे डैड ना निकले, और अगर वो सच में तुम्हारे डैड निकले तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने वाली है। तभी वहाँ पर हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर जिन्वू से मिलने के लिए आए हुए होते हैं।
और यहाँ पर सीन थोड़ी देर बाद में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर कि चेयरमैन और एडम वहाँ पर जिन्वू को मिसेस सैलर से मिलने के लिए ले आए होते हैं, जिसपे कि यहाँ पर मिसेस सैलर जिन्वू को देखकर कहती हैं बहुत टाइम हो गया जिन्वू मिले हुए, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और यहाँ पर जिन्वू रिप्लाई देते हुए बोलता है मुझे तो लगा था उस दिन के बाद से आप मुझसे कभी नहीं मिलना चाहेंगी, मैंने यहाँ पर आपको एक्सपेक्ट नहीं करा था। जिसपे कि मिसेस सैलर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती हैं मैं एक सपना देख रही हूँ और उस सपने के अंदर जितने भी ताकतवर हंटर है, जितने भी नेशन लेवल या एस रैंक के या फिर टॉप रैंक के हंटर है, उन सभी हंटरों को कोई मार रहा है, मुझे नहीं पता उनको कौन मार रहा है। जिसमें कि यहाँ पर जिन्वू बोलता है तो फिर क्या क्रिस्टोफर रीड के साथ भी यही हुआ था। जिसमें कि मिसेस सैलर बोलती है हाँ बिल्कुल उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, हमने उसे वार्न भी करा था। यहाँ पे मिसेस सैलर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलती है हम पूरी तरीके से अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन सभी हंटरों को जैसे मैं सपना देखती हूँ हम उन सभी हंटरों को वॉर्न करने की कोशिश करते हैं। जिसपे कि जिन्वू बोलता है तो क्या आपने मुझे भी वॉर्न करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। जिसपे कि यहाँ पर मिसेस सैलर कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हारे लिए ऐसा कोई सपना नहीं देखा है अभी तक, उल्टा मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम उन सभी नेशन लेवल के हंटर को प्रोटेक्शन दो। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ लेकिन जब मैं उठती हूँ तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। मुझे ये तो याद रहता है कि कोई हंटर मरने वाला है लेकिन मैं उसका चेहरा याद नहीं रख पाती हूँ। मैं जितना भी सपना देख लूँ कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। जिस पे कि जिन्वू बोलता है तो उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था जब आपने मेरे अंदर देखा था। जिस पे यहाँ पर मिसेस सैलर कहती है मैंने तुम्हारे अंदर तुमको ही देखा था और तुम मुझे बहुत बुरी तरीके से घूर रहे थे। मुझे वहाँ पर एक लिमिटलेस पावर महसूस हुई थी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और जब भी मेरे को वो सीन याद आती है वो आंखें याद आती है, मेरी बॉडी पूरी तरीके से कांपने लग जाती है। और यहाँ पर मिसेस सैलर के पसीने छूटने लग जाते हैं। साथ ही में वो बताती हैं कि उस आंख ने मेरे से कहा था कि अब बिल्कुल तैयार हो जाओ वॉर के लिए। जिसपे कि यहाँ पर जिन्वू को सारी बातें याद आने लगती है रूलर्स की और मोनार्च के बीच की लड़ाई की। और मिसेस सैलर यहाँ पे अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है मैंने तुम्हारे अंदर सेम वही पावर को फील करा था। जिसपे कि यहाँ पर चेयरमैन बोलते हैं वो सभी लोग एक नेशन लेवल के हंटर से भी ज़्यादा ताकतवर है जो कि नेशन लेवल के हंटर को ही हंट कर रहे हैं, तो हमें उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि नेशन लेवल के हंटर से ज़्यादा ताकतवर हो। और वो कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। पहले तो हमें विश्वास नहीं था लेकिन अब तुमने आंद्रे को हरा दिया है तो हमें पूरा विश्वास हो चुका है। और तुम ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि हम तुमसे फ्री में करवाना चाहते हैं। हालांकि हमको पता है किसी भी हंटर के साथ कोई भी डील फ्री में नहीं होती है, तो तुम वो कामिस की रूल स्टोन को रख सकते हो। हमारी कंट्री के पास वही एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा कीमती है और जिसको हम बचाना चाहते हैं, तो हम इस डील के बदले में तुम्हें वो दे सकते हैं। और तुम एक बात समझ लो जिन्वू, जो कि ये नेशन लेवल के हंटर्स हैं जिनके पास ग्रेट पावर्स है, वो इस दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर यही नहीं रहे तो दुनिया कैसे रहेगी। जिसपे कि जिन्वू बोलता है मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। जिसपे कि यहाँ पर चेयरमैन थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा, ये आंध्र की वजह से है। जिसपे कि यहाँ पर जिन्वू बोलता है नहीं उसकी वजह से नहीं है, बल्कि मेरे को तो यही नहीं पता कि मेरे को आखिर फाइट किसके अगेंस्ट में करना है, तो मैं उन लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करूँगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। साथ ही में जाते हुए एडम से बोलता है क्या तुम मुझे उन हंटर की लिस्ट प्रोवाइड करा सकते हो, मैं सोचूंगा इस बारे में। जिसपे कि एडम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें उस पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंटर्स आए हुए होते हैं क्योंकि ये पूरी पार्टी हंटर्स के लिए ही ऑर्गेनाइज करी गई होती है। और यहाँ पर सांग जिन्हो से बोल रहा होता है तो तुम अब कैसे हो। जिसपे कि जिन्वू बोलता है मुझको बीरू ने बहुत अच्छे से हील कर दिया है। और वहाँ पर रोने लगता है, कहता है मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुमने मेरे लिए आंद्रे को पीटा। और वहाँ पर वो सारे लोग जिन्वू को देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं यही है वो जिसने आंद्रे को हराया था, आंद्रे को कोई छू भी नहीं सकता और इसने उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा था। साथ ही में वो बोल रहे होते हैं तुम उसके बगल में उस लड़के को देख रहे हो, उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने थॉमस आंद्रे तक को पीट दिया था। तभी वहाँ पर एक बिजनेसमैन आता है और सांग जिन्वू से बोलता है क्या आप मेरे साथ एक डील करना चाहेंगे, आप जितने भी टेंजन को क्लियर करेंगे मैं उन सभी मॉन्स्टर्स की बॉडी को खरीदने को तैयार हूँ। और यहाँ पर जिन्वू बोलता है उससे रिलेटेड काम मेरा वाइस मास्टर करता है। तभी यहाँ पर दूर जाके वाइस मास्टर और वो हंटर आपस में डील करने लग जाते हैं।
और ये सब देखकर जिन्हों को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होता है। हालांकि जिन्हों एक बिजनेसमैन का बेटा है तो वो बहुत ही अच्छे से डील कर रहा होता है। तब यहाँ पर पीछे से एडम उन सभी हंटर्स की लिस्ट लेकर आ जाता है और जिन्हों से कहता है यही यही आपकी प्रायोरिटी है, इन्हीं को आपको प्रोटेक्ट करना है। जिसपे कि जिन्हों एडम से बोलता है तुम्हारी इस लिस्ट में मैं कहाँ पर रैंक करता हूँ एडम। जिसपे कि एडम उन्हें बताता है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग और आपने आज तक जितने भी गेट क्लियर करे हैं वो हाई रैंक के जितने भी गेट हो जेजू आइलैंड सबको मिलाकर आप 5th रैंक पर आते हैं। तभी वहां पर जिन्वू उन सभी हंटर्स की लिस्ट देखने लग जाता है और पहले नंबर पे थॉमस आंद्रे होता है, दूसरे पे वो चाइना का ल्यू और तीसरे पे क्रिस्टोफर रीड जो कि मर चुका है और चौथे नंबर पे फाइनली इंडिया का बंदा वहां पर पता नहीं कोई बच्चन करके है वो होता है और पांचवें नंबर पे जिन्वू। और जिन्वू को नाम याद रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो अपने सभी शैडो सोल्जर्स को उन सभी हंटर पर निगरानी रखने के लिए भेज देता है। मगर तभी वहां पर पीछे से थॉमस आंद्रे आ जाता है और वहाँ पर थॉमस को देखकर वहाँ पर एडम और मिस्टर वू बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जिसपे कि जिन्वू कहता है डोंट वरी मैं उसे देख लूंगा। और यहाँ पर थॉमस आते ही सांग जिन्वू के सामने अपना हाथ उठाते हुए से दिखाते हुए बोलता है तुमने मेरा हाथ ऐसा तोड़ा कि अभी तक कोई हीलर इसे हील नहीं कर पा रहा है। साथ में डॉक्टरों ने भी कहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसे हील करने में, क्योंकि मैं एक हंटर हूँ तो ये अपने आप ही जल्दी ही हील हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थॉमस उससे बोलता है मुझे तुमसे कुछ पर्सनल सवाल पूछने हैं। थॉमस आंद्रे वहाँ पे जिन्वू से बोलता है तुम मेरे को चाहते तो वहाँ मार सकते थे लेकिन तुमने मेरे को क्यों नहीं मारा। जिसपे कि जिन्वू बोलता है मैं तो तुमसे फाइट करना ही नहीं चाहता था, तुमने ही वहाँ पर आकर फाइट स्टार्ट करी थी, मैं तो वहाँ डांसुक के लिए गया था। वहाँ पर थॉमस उसे शुक्रिया बोलता है उसके किसी भी बंदे को नहीं मारने के लिए, साथ ही में उसको भी नहीं मारने के लिए। उसको पता था डांसुक ने गलती करी थी इसलिए वहाँ पर बस डांसुक ही मारा गया। और वो वहाँ पे जाते हुए सांग जिन्वू से कहता है जब मेरा हाथ सही हो जाएगा तो मैं तुमसे जरूर मिलने आऊँगा और मैं तुम्हें बता दूं हम उस दिन जरूर बैठकर साथ में खाना खाएंगे। तुमने सुन लिया ना जिन्वू, हम उस दिन साथ में बैठकर खाना खाने वाले हैं। और तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरे सेक्रेटरी को अपना नंबर दे देना, हम जरूर टच में रहेंगे। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड की भी एंड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना।